नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने ईदगाह कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए चलते हैं इन तथ्यों की ओर। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद जन चेतना के कहानीकार हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन तक की मानवीय दुर्बलताओं, विषमताओं और क्रूरताओं का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान महत्वपूर्ण है। पहले उन्होंने उर्दू में कहानी लिखना प्रारंभ किया था, फिर हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं, जिसका उत्तर होगा लगभग 300 कहानियाँ, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद कृत ईदगाह कहानी वर्ष 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ईदगाह कहानी वर्ष 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। हामिद कहानी का मुख्य पात्र है, जिसकी आयु 4-5 वर्ष है। वह तर्कशील तथा तीव्र बुद्धि का बालक है। अमीना एक वृद्ध स्त्री तथा हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। महमूद, नूरे, मोहसिन तथा सम्मी कहानी के अन्य बाल पात्र हैं, जो अपने कथनों के माध्यम से कथा के विकास को गति प्रदान करते हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से इन बाल पात्रों के नाम भी याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन पात्रों का संबंध किस कहानी से है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण किया है, जिसे पढ़कर समाज तथा पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठता है। कहानी में हामिद तथा उसकी दादी अमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। आर्थिक अभाव बाल मन की सभी अभिलाषाओं को दबाकर प्रौढ़ की भांति सोचने पर कैसे विवश कर देता है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से प्रेमचंद यही संदेश प्रस्तुत करते हैं। कहानी में आर्थिक अभाव के कारण ही हामिद उम्र से पहले बड़ा दिखाई पड़ता है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। कहानी में ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहां समानता है, सब बराबर है, वहीं व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेखक ने हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से भिश्ती तो महमूद सिपाही, नूरे वकील एवं सम्मी धोबिन इत्यादि खिलौने खरीदते हैं, वहीं हामिद एक चिमटा खरीदता है। प्रस्तुत कहानी का कथानक सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के संवादों तथा हंसी मजाक से किया गया है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है।
चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कहानी है। कहानी के संदर्भ में कुछ आलोचकों के विचार भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कमल किशोर गोयनका लिखते हैं, प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में लिखा है, प्रेमचंद ने ग्राम कथाओं से कहानी कहना सीखा था, उनकी नकल न की थी। उनकी शैली आमतौर से व्यंग प्रधान होती है, उसमें एक तरह का कसाव होता है। ग्राम कथाओं की एक और विशेषता है कि उनमें कथा का काफ़ी प्रसार रहता है। उनमें स्थान, समय और घटना की एकता का प्रसिद्ध यूरोपियन नियम लागू नहीं होता। ईदगाह कहानी में ये सारी बातें देखी जा सकती हैं। यहाँ भी प्रेमचंद जहाँ तहाँ व्यंग की बारीक मार करते दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध आलोचक शिव कुमार मिश्र कहानी के संदर्भ में लिखते हैं, जब तक सब लोग ईदगाह में है बराबर हैं, भाईचारे से बंधे हैं, धन और पद के भेदभाव से ऊपर हैं, परंतु जैसे ही नमाज खत्म होती है और लोग ईदगाह से बाहर आते हैं, भ्रातृत्व, बराबरी और भाईचारे की दीवार बहरा कर गिर जाती है। जिसके पास पैसे हैं वह मेले का आनंद लूटता है और जिसके पास पैसे नहीं हैं वह अलग थलग मौज उड़ाने वालों की मस्ती देखता भर है और तरह तरह के तर्कों से अपने मन को समझाता और शांत करता है। प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ इसी तरह अनेक अर्थ स्तरों वाली कहानियाँ हैं और यही उनकी खूबी भी है। ईदगाह के भीतर की सारी सुंदरता और उसके बाहर की विद्रूपता का यह कंट्रास्ट भी कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है, जिसे प्रेमचंद ने सजग होकर उजागर किया है। वहीं इस वीडियो में कहानी में उद्धृत कुछ प्रमुख कथनों को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिनसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस कड़ी में पहला कथन है, आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। कहानी में यह कथन हामिद के लिए कहा गया है। अगला कथन है, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। कहानी में यह संवाद बाल पात्रों द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। अजी हजरत यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी में मोहसिन द्वारा कहा गया है। अगला कथन है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार
और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मन आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यह कथन ईदगाह से संबंधित है, जहाँ सब एक बराबर दिखाई पड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने हामिद की बेबसी को दिखाया है। जहां उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह ये सब खिलौने खरीद सके, वहीं वह अपने तर्कों से इन खिलौनों को खराब बताता है, दूसरी तरफ इनकी ओर ललचाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला कथन है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। कहानी में यह कथन हामिद द्वारा अमीना के लिए कहा गया है। अगला कथन है, हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। इस कथन में हम देखते हैं कि जहां सभी बच्चे मेले से खिलौने लेते हैं, वहीं हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी बच्चे उसका उपहास उड़ाते हैं। तब वह उनके प्रत्युत्तर में यह वाक्य कहता है, जिसमें वह सभी बच्चों के खिलौने से श्रेष्ठ अपने चिमटे को बताता है। इसी प्रकार अगला कथन है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। इस कथन में दिखाया गया है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी अमीना पहले तो उस पर क्रोध करती है, लेकिन बाद में यही क्रोध स्नेह में बदल जाता है। ऐसी ही और वीडियो देखने व सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।